कि मुफ्ती साहब अभी और 40 साल भी अगर आमदार रहना तो कांग्रेस के हाथ का मुकाबला नहीं कर सकते। अरे शहीदों की यादगार जिसने बनाया था उसको भी तुमने भ्रष्टाचारी बोला था, वो शब्बीर हाजी साहब को। कल भी हमने ये बोले थे कहीं भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, और आज भी मैं इस रिसाइट टुडे न्यूज़ के माध्यम से बोल रहा हूँ, एक नया पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हुआ, जबकि उसमें झूठ बोले मुफ्ती साहब ने भी। रिसाइट टुडे ने नई बहस का आगाज़ किया जिसका नाम रखा कि पिछले 3 सालों में क्या मालेगांव शहर ने पाया और क्या खोया। 25 मई 2017 को मालेगांव कारपोरेशन का इलेक्शन होता है, जिसमें कांग्रेस के 28, एनसीपी के 20, शिवसेना के 13, बीजेपी के 9, एमआईएम के 7 और जनता दल के 7 कारपोरेटर चुनकर कारपोरेशन जाते हैं। ये कारपोरेटर ने जितने काम किए पिछले 3 सालों में, हम उस पर नज़र बनाए हुए हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ पार्टियों के अफराद से हम बात कर रहे हैं कि पिछले 3 सालों में क्या हुआ है शहर में और क्या होना बाकी है। मैं हूं काशिफ सम्मान और आप देख रहे हैं रिसाइट टुडे न्यूज़। आज की इस बहस में हम कांग्रेस पार्टी के बहुत ही एक्टिव मेंबर असलम अंसारी साहब के साथ हैं और इनसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 3 सालों में यानी 1100 दिन में क्या काम हुए हैं, क्या 1200 या 1300 करोड़ रुपए का जो बजट वो इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है, या क्या टेक्निकली दुश्वारियां रही हैं ये काम करने में कारपोरेटरों को। असलम भाई, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। हमने जो सिलसिला शुरू किया है इसमें सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि आप काफ़ी सालों से कारपोरेशन में आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो 2017 से पहले कारपोरेशन के कामकाज और 2017 के बाद कामकाज में आप कुछ फ़र्क महसूस करते हैं या क्या उसमें आप समझ पाते हैं कि क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं रिसाइट टुडे चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिसने मुझे यहाँ बुलाया, और अपनी ओर से, अपने घर वालों की ओर से और अपनी पार्टी की तरफ से मैं तमाम ही मालेगांव के रहवासियों को और जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है उन लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और साथ साथ जो कोरोना वबा फैली है उसके ख़ात्मे के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि ये वबा ख़त्म हो जाए और मालेगांव के जो हालात आज हैं, गरीब बहुत परेशान है और हर कोई परेशान है, गरीब के अमीर के सब कोई, हर कोई परेशान है। ये परेशानी से जल्दी जल्दी छुटकारा हो, इसकी दुआ करता हूँ बारगाह के इलाही में। और आपने जो सवाल किया कि 2017 से अभी यानी क्या फ़र्क है, सबसे पहले आपने ये बोला कि भाई बजट के ताल्लुक़ से, तो बजट के ताल्लुक़ से अगर पहले बात हो जाए तो बेहतर है, उसके बाद 2017 पे आते हैं अपन। मैं आपका चैनल के माध्यम से मुस्तकीम डिक्नेटी साहब को ये बोलते सुना था कि भाई बजट के ताल्लुक़ से बजट पे चर्चा नहीं होती और बजट 1 मिनट में 10 मिनट में मंजूर हो जाता, और इसलिए ये गांव में जो प्लानिंग के तहत काम नहीं होता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि भाई मालेगांव शहर में प्लानिंग के तहत 2001 में कारपोरेशन, दिसंबर 2001 में महानगर पालिका गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की। पहले महापौर निहाल साहब रहे, जब से लेके आज तक के यानी कौन सी प्लानिंग से काम हुआ, मेरा सवाल आपसे है। और जिन्होंने बोला था कि प्लानिंग रहना चाहिए, कौन सी प्लानिंग से काम हुआ? और क्या जब 2 मिनट में 10 मिनट में ये एक बजट की मीटिंग ख़त्म नहीं? जब भी होता था ऐसा
जब भी ऐसा होता था अब भी ऐसा होता है, जब भी ऐसा होता था अब भी ऐसा होता है। दरअसल बजट जो बनता है वो स्टैंडिंग कमेटी बनाती है। पहले तो ऑफिस डिपार्टमेंट बनाता है, जो बजट है वो डिपार्टमेंट बनाता है, और 80% जो बजट होता है वो सिर्फ ऑफिस का ही होता है। जो अफसरान होते हैं जो आप, मैं बता रहा हूँ कि 80% बजट बोल रहा हूँ मैं, उसमें थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता, लेकिन थोड़ा। आप देखो कि जो 400 करोड़ है, तो ये 400 करोड़ सिर्फ बांध काम करना है, या मेंबर या मेयर या कमिश्नर इस्तेमाल करे, इसके लिए 400 करोड़ नहीं है। वो 400 करोड़ में हमारी जो कॉर्पोरेशन के अखराजात है, जो भी, चाहे कमिश्नर की पगार हो, कर्मचारी की पगार हो, अधिकारी की पगार हो, या डॉक्टर की पगार हो, या जितने लोगों को पगार देना है, वो पूरी पगार इसमें, वो मैं समझता हूँ कि 40% या 50% तो सिर्फ पगार हो जाती है। तो वो पकड़ा ही क्यों जाता है? यानी 400 करोड़ बजट बोले तो लोग ऐसा मान लेते हैं, मालेगांव के लोगों को हमेशा म्यूनसिपालिटी और कॉर्पोरेशन में यही बताया गया जनता दल के माध्यम से कि सिर्फ भ्रष्टाचार होता है। जब सिर्फ भ्रष्टाचार होता है तो कितने भ्रष्टाचार आज तक के जनता दल ने पकड़ के बताई? कितने भ्रष्टाचार पे पुलिस कंप्लेंट हुई? ये लोग वावेला मचाते थे, यही जनता दल वाले वावेला मचाते थे कि दवा गोली का, जब विनोद दादा प्रेसिडेंट थे, दवा गोली का भ्रष्टाचार हुआ। आप वो मालूमात लेके दवा गोली वाले को हमने क्या दिया या उसने क्या दिया, कमिश्नर को क्या जुर्माना लग गया, या उस टाइम की बॉडी को या उस टाइम के प्रेसिडेंट को क्या जुर्माना लग गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं कि अगर आप उसकी डीप में जाएंगे ना, तो वो 1 करोड़ का अगर भ्रष्टाचार जनता दल बता रही थी, तो हमने अभी, यानी महानगर पालिका ने और उस टाइम के यानी बॉडी ने 10 करोड़ रुपया भर चुकी है उसका। भ्रष्टाचार 1 करोड़ का बता रहे थे, 10 करोड़ हमको पेनल्टी के साथ भरना पड़ा। वो सोनी वाला है जिसने दवा गोली सप्लाई किया था, उसने, वो हाईकोर्ट गया था, हमको 10 करोड़ भरना पड़ा उसका। 1 करोड़ की दवा गोली का भ्रष्टाचार हुआ, 10 करोड़ रुपये भरना पड़ा कॉर्पोरेशन को, इसलिए कि वहाँ ये साबित हुआ कि भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं था, और इसका पेमेंट कॉर्पोरेशन ने रोकी। अब इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ उसको वापस करना पड़ा। तो ये ऐसा भ्रष्टाचार पकड़ेंगे। बाद में भ्रष्टाचार साबित हुआ? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ही नहीं भ्रष्टाचार। तो ऐसा भ्रष्टाचार जनता दल पकड़ती जो कभी साबित ही ना हो, क्योंकि वो भ्रष्टाचार ही नहीं रहता। मैं तो ऐसा मानता हूँ, फिर अगर भ्रष्टाचार होता तो साबित होता। जैसे मैंने भ्रष्टाचार साबित किया था संगीता दाईगोड़े मैडम के टाइम में, 14 काम मैंने बताया था कि ये 14 काम हुए नहीं और इसके बिल जमा है, और दाईगोड़े मैडम ने उसकी चौकसी करे और उसमें लेटर मुझे दिए कि मेरा शुक्रिया अदा किए कि तुमने बहुत अच्छा कॉर्पोरेशन का और गवर्नमेंट का फ़ायदा कराया, कि 14 बोगस काम बताया, और हमने चौकसी करने के बाद वो बोगस काम निकला, हमने सारे उसके बिल रोक दिए और ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिए, जो अधिकारी थे उनको सस्पेंड कर दिए। ऐसा इन्होंने बताना जनता दल वालों सिर्फ। तो फिर जो 8 करोड़ की जाली का ही मामला बहुत ज़्यादा सामने आता है, वो क्या है? फिर जो 8 करोड़ की जाली का ही मामला बहुत ज़्यादा सामने आता है, वो क्या है? मैं बोलता हूँ 8 करोड़ की जाली का मामला है ना, मैं आज भी दावे से बोलता हूँ, रिसाइट टुडे चैनल के माध्यम से दावे से, चैलेंज से बोलता हूँ कि अभी जनता दल जो पार्टी के साथ है, मुफ्ती इस्माइल साहब के साथ में, अभी मुफ्ती इस्माइल साहब आमदार है, उनको बोलो कि LEQ लगाए गवर्नमेंट के पास। अगर भ्रष्टाचार हुआ, किसी को एक नोटिस तक के निकाल के बता दे, वो मामूली से कागज़ पे किसी ठेकेदार को, किसी कमिश्नर को, किसी शहर अभियंता को, किसी इंजीनियर को एक मामूली सी नोटिस निकाल के बतवा दे, जाके वो मंत्रालय में उसको LEQ करे, और LEQ करने के बाद कॉर्पोरेशन को सारा डाटा जितना भी है वो सब लेके जाना पड़ता वहाँ पे। इनमें ताकत है तो LEQ करे और एक नोटिस दे के बतलवा दे। अभी आपने एक जुमला बोला साबित करें, तो मुस्तकिम डिग्निटी का बोलना है कि जब चैलेंज की बात आती है तो कांग्रेस उससे भाग जाती है। हाँ, नुमानी पुल का वाकया। हाँ, बहुत अच्छी बात है। नुमानी पुल के ताल्लुक से सही बात है, मुस्तकिम डिग्निटी ऐसा बोलता है कि यार मैं आसिफ भाई को बुलाता हूँ, आता है। आसिफ भाई कोई भी उठल्लू का चोला बुलाएंगा तो उसके पास चले जाएंगे क्या? आसिफ भाई कोई भी उठल्लू का चोला बुलाएंगा तो उसके पास चले जाएंगे क्या? अच्छा, अगर इनको बताना है ना, इनको साबित करना है, मुफ्ती इस्माइल साहब बुलाए ना,
अगर आसिफ भाई नहीं गए तो फिर मैं भी बोलूँगा कि गलत हो रहा है। अरे जो टक्कर का कोई आदमी बुलाए ना, ऐसा कोई भी उठल्लू का चूल्हा बुलाएंगे तो आसिफ भाई चले जाएंगे। इतने हल्के लीडर है क्या आसिफ भाई? यानी अब्बा ही को बोलना चाहिए, बच्चे को बुलाने पे आसिफ भाई नहीं। यानी तुम बुला लो आसिफ भाई को, क्या आ जाओ तुम चोर है मैं साबित करता, तो क्या वो तुम्हारे पास आएंगे? ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हुई। अरे उनका जवाब देने मैं वहाँ गया था ना, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं गया था ना, उनमें दम था तो पंचायत बैठालते ना, क्यों नहीं बैठालते? और आज भी वो दिन है, यही है। कल भी हमने ये बोले थे कहीं भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, और आज भी मैं इस रिसाइट टुडे न्यूज़ के माध्यम से बोल रहा हूँ, एक नया पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जबकि उसमें झूठ बोले मुफ्ती साहब ने ये बोले थे कि भाई वो इतनी कीमती ज़मीन दे दिए। बताओ, एस्ला हॉस्पिटल के सामने की ज़मीन है, इतनी बहुत कीमती ज़मीन है, क्या हो रहा वहाँ पे? एक गाड़ी नहीं खड़े कर सकता, कोई फ्रूट वाला गाड़ी भी नहीं लगाता इतनी कीमती ज़मीन में। और हमारे इधर आ जाओ सलामताबाद चौक में, तो अगर तुम्हारे दरवाजे पे भी 4 चाक की गाड़ी लग रही तो वो भी उसका 300 रुपया रोज़ का भाड़ा देता। इसको बोलते कीमती ज़मीन। इसको क्या, एस्ला हॉस्पिटल के सामने की ज़मीन कोई फुकट भी देगा तो लेंगे नहीं। वो बना नहीं रहा ठेकेदार उसको फुकट में खर्चा कर दिया नुमानी पुल में। और दूसरे तो नुमानी पुल के साथ उसका टेंडर में ये भी आटी सरती थी कि यहाँ जॉगिंग ट्रैक बनाना। जॉगिंग ट्रैक का उद्घाटन शेख आसिफ साहब ने करा, लेकिन नहीं बना वो, क्योंकि वो ठेकेदार ने वहाँ पे काम ही नहीं किया। उसने वहाँ शॉपिंग बनाया नहीं, वो सब मामला खटाई में पड़ गया। अभी ये आमदार है, मुफ्ती साहब आमदार है, उसका भी एली क्यों लगावे? और शेख आसिफ के ऊपर और किसी कमिश्नर के ऊपर क्या कार्रवाई ये करके पता। कौन लोग हैं जो ये सारे काम शहर में रोक रहे हैं, आपको क्या लगता है? एकदम खुली किताब है ये। यही लोग हैं जो सिर्फ कारपोरेशन और म्यूनसिपाल्टी में सियासत करते, सिर्फ भ्रष्टाचार बोलते, और 1 रुपये का काम इनका बताना। वो जो शहीदों की यादगार का बड़ा वावेला मचाते कि शहीदों की यादगार तोड़ दिए। शहीदों की यादगार क्या तुमने बनाया था? अरे शहीदों की यादगार जिसने बनाया था उसको भी तुमने भ्रष्टाचारी बोला था, वो शब्बीर हाजी साहब को। शब्बीर सेठ को कभी जिंदगी में तुमने अच्छा नहीं बोले थे। यही पार्टी है, कभी शब्बीर सेठ को अच्छा नहीं बोले। आज बड़ा शब्बीर सेठ का जो इमारत शब्बीर सेठ ने बना के गए थे, आज बड़ा ढूंढ रहे वो इमारत को। अच्छा, यही लोग काम रोकते। आपने जैसे बोला कि मुफ्ती साहब अगर कुछ मामला है तो वो बोले। हाँ, एक मामले में 64 साइजिंग के मामले में मुफ्ती साहब का बयान आता है कि शो कॉज नोटिस दिया गया है 64 साइजिंग को मालेगांव में कोरोना मामले में। इसके पीछे कुछ लोगों का हाथ है, ऐसा वो बताते हैं। क्या कांग्रेस का हाथ है? मैंने भी ये बात सुना था। कांग्रेस का हाथ तो इतना मजबूत हाथ है, कांग्रेस का जो हाथ है इतना मजबूत है कि मुफ्ती साहब अभी और 40 साल भी अगर आमदार रहना तो कांग्रेस का हाथ का मुकाबला नहीं कर सकते। वो आसिफ शेख रशीद का 5 साल का मुकाबला ये 40 साल नहीं कर सकते। ये बोलते 64 साइजिंग को नोटिस, शोकेस नोटिस कारपोरेशन ने दी है। मैं यही बोला कि झूठ बोलते हैं मुफ्ती साहब, जबकि वो MPCB यानी पोल्यूशन कंट्रोल की वो नोटिस है, वो नासिक से नोटिस आई है। कारपोरेशन को मालूम भी नहीं है कौन नोटिस, कैसी नोटिस। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मुफ्ती साहब झूठ बोलते हैं। अच्छा, आपने एक मुतालबा किया है कारपोरेशन से, घर पट्टी और पानी पट्टी, लेकिन इसके पहले मेरा एक सवाल रहेगा कि जैसे अभी बदनवानी की बात चल रही है, तो क्या कोरोना के नाम पर शहर में बदनवानी हो रही है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल हो रही है, कोरोना के नाम पे बदनवानी हो रही है। और तो आज स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, मीटिंग में लगा बहुत भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार यानी कैसे हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ICDP में जो 240 खोली है, 240 खोली में खिड़की, दरवाज़ा और एक पानी की टाकी, लाइट और लाइट की फिटिंग और 2 पंखा, इस और एक पलंग तो खैर दूसरे बजट से आई थी। ये सब चीज़ों के नाम पे 200 खोली के नाम पे 80 लाख रुपया खर्चा किया गया। तो ये कौन कर रहा है? तो ये डिपार्टमेंट ने किया, और डिपार्टमेंट ने इसका कोई टेंडर तो निकाला नहीं। जो ठेकेदार को समझ में आया उसको बुलाया और उसको बोले ये पैसा ले, एग्रिम पैसा, एडवांस हो पैसा दे के बोले जाओ वहाँ पे यही चीज़ ला के दो। आज हमने जब मीटिंग ली तो हमको लगा कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ, तो हमने उसकी 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई। और दूसरी एक बात और कि रिसाइट टुडे चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि
80 लाख रुपया खर्चा करे, वहाँ पे 240 खोली, वो पूरे की पूरी आज खाली है। वहाँ कुछ मामला हो गया था शायद किसी एक व्यापारी ने, और बोला कि भाई यहाँ बहुत तकलीफ है, तो उस पूरा खाली करना पड़ा। वहाँ पे मालूम पड़ा जो पंखा लगाया उसमें से 66,000 का पंखा और कुछ वायरिंग वूरिंग चोरी चली गई, और उसकी FIR भी दर्ज की गई। अच्छा। हाँ, आपने बोला कि साइजिंग वालों को नोटिस लगी, और आसिफ भाई ने जो काम किए थे पीछे, तो साइजिंग की और कारखाने की जो बात है, अभी कल की बात है, मुझे साइजिंग एसोसिएशन ने आसिफ भाई को एक लेटर दी कि भाई आप पीछे हमारा बहुत साना बसाना काम किए, हमारे साथ चले, साइजिंगों को बंद नहीं होने दिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वापस आप हमारे साथ जुटिए। तो आप लोग देखो कि भाई अगर वो साइजिंग एसोसिएशन के लोग अगर आसिफ भाई को ऐसा लेटर देते तो शायद है कि आसिफ भाई में कोई काबिलियत देख के दे रहे होंगे, और नहीं तो आसिफ भाई को तो यहाँ पे ऐसा विलन साबित किया जा रहा है कि मालेगांव में अगर कारखाने बंद होंगे तो आसिफ भाई की वजह से होंगे। अरे भाई, कारखाने बंद होंगे तो आसिफ भाई अगर कोई मजदूरों को इकट्ठा कर रहे तो वो तो कारखाना शुरू करने के लिए कर रहे। अगर कारखाना बंद होगा तो आसिफ भाई जो 15 यूनियन वालों को जोड़े हैं और जो भी मजदूरों को जोड़ रहे हैं, तो वो सब बेचारे भूखे मर जाएंगे। तो क्या उनको भूखे मारने के लिए आसिफ भाई कारखाने बंद करवाएंगे? ये समझ में नहीं आता कि यानी क्या बोलना चाहिए, ये क्या बोलेंगे। यानी ये मालेगांव, यानी मैं रिसाइट टुडे चैनल के माध्यम से मालेगांव वालों को ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग ये समझिए कि ये कभी बोलते भ्रष्टाचार होगा, कभी वो यानी हर चीज़ में सिर्फ अड़थड़ा करते। ये क्या बनाए आज तक, ये कौन सा काम करके बताए? निहाल साहब थे बेचारे, तो कौन सा बिजली बिल माफ़ करके बता दिए, कौन सा गवर्नमेंट का फंड ला के बता दिए। मुफ्ती साहब पीछे 5 साल आमदार थे, वो कौन सा फंड ला के बता दिए, कौन सी चीज़ माफ़ करके बता दिए। आसिफ भाई ने तो फंड लाए, शेख रशीद साहब ने लाए, हमारे जो इसके पहले ऐसा हकीम साहिबा थी, उसके हारून अंसारी साहब थे, और शब्बीर सेठ MLC बन के गए। उन्होंने, यानी कांग्रेस के लोगों ने तो यहाँ लाया है, नहीं तो दूसरी पार्टी वालों ने क्या लाया, उन्होंने ये बताना चाहिए। ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के बहुत ही अहम रुकन और मालेगांव कारपोरेशन के ज़िम्मेदार असलम अंसारी साहब, जो सियासत में और मालेगांव कारपोरेशन में अच्छा तजुर्बा रखते हैं। इसी तरह हम कारपोरेशन के और भी मुख्तलिफ अफराद के साथ साथ शहर के सोशल वर्कर, आम शहरी, इन सब से इस मुद्दे पर बात करेंगे कि पिछले 3 सालों में क्या हुआ है और अगले 2 साल में क्या हो सकता है। अगर आपके पास में भी कुछ सुझाव है, कुछ बातें हैं जो आप आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो रिसाइट टुडे के जो नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर, इस पर आप व्हाट्सअप करें। अगले एपिसोड में फिर हम कोई नई शख्सियत के साथ इसी मुद्दे पर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।